हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बियर एंड लैम्बर्ट लॉ के बारे में और साथ में जानेंगे हम इसकी डेरिवेशन और डेविएशन के बारे में। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो जैसे डेरिवेशन वगैरह जो भी हमारे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसी करके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। और अगर ये लॉन्ग में आता है यानी कि सीधा आ जाता है 10 मार्क्स में कभी कभी कि बियर एंड लैम्बर्ट लॉ बताओ, साथ में इसके डेरिवेशन और डेविएशन को भी लिखो, तो ये पूरा 10 मार्क्स में आ जाता है। वरना शॉर्ट में तो हमारा 5 नंबर में ये आता ही रहता है कई बार। और साथ में ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यही एक्चुअल में जो बियर एंड लैम्बर्ट लॉ है यही हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस करके जो हमारे मेन चैप्टर का नाम है, तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो उनको जाके आप पहले जरूर चेकआउट कर लो, जिससे आपका पूरा मतलब ये सब कुछ आपको समझ जाए। तो चलिए इस लॉ को समझते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि आखिर हम चीज़ पढ़ क्या रहे थे। तो देखो सिंपल हम क्या देख रहे थे अपनी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम कर क्या रहे थे कि जैसे हमारा कोई भी ड्रग्स कोई भी हमारा सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर जो हमारे सैंपल है, जैसे मान लो ये हमारा कोई भी ये हमारा पूरा एक सॉल्यूशन है, मान लो इस कंटेनर में हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है, तो इसके अंदर हमारे ये कुछ सैंपल के पार्टिकल हैं। तो हमको क्या है, इनको पता लगाना होता है, इनकी कंसंट्रेशन यानी कि ये कितने हैं, इनकी एक तरह से अमाउंट को पता लगाना होता है। यही हमारी कहलाती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। सिंपल सी बात है कि मान लो यहाँ पर अगर हमारी 4-5 पेन रखी है, तो अगर हमें इसकी क्वांटिटी यानी कि गिनने हैं कि अमाउंट कितना है, तो ये क्वांटिटेटिव होता है। और अगर हमें इसकी क्वालिटी यानी कि कौन सी अच्छी चल रही है कौन सी बुरी, अगर हम इसकी क्वालिटी के बेस पे पता लगाते हैं तो वो हमारी क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन कहलाती है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं, वो हमारी होती है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्वांटिटेटिव को पता लगाते हैं। अब आपको बताया कि ये पता कैसे लगाते हैं, तो हम पता लगाते हैं किसी लाइट की मदद से। किसी भी लाइट की मदद से। तो जो हमारी लाइट होती है वो होती है ईएमआर, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमारी अलग अलग होती है, यानी कि हमारी इंफ्रारेड होती हैं, यूवी रेड होती है, विजुअल रेड होती है। तो जो हमारा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम जो लाइट का यूज़ कर रहे हैं वो लाइट हमारी कौन सी रहेगी, अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी, और विजुअल यानी कि यूवी विजुअल, दो तरह की लाइट होती हैं, उनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसकी नैनोमीटर हमारी लगभग रेंज 200 से 800 नैनोमीटर हो जाती है। तो ये सब रिकॉल आपको थोड़ा सा हो गया होगा। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये चीज़ हमारी पता कैसे लगाती है। तो लेट करो कि हमारे पास ये पूरा एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमारे ये पूरा सैंपल है, तो हमको ये सैंपल के अमाउंट क्वांटिटेटिव मेजर करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी लाइट को यहाँ से पास करते हैं, यानी कि हमारी क्या होगी, लाइट पास होगी। तो जो हमारी लाइट, जो ईएमआर हमारी लाइट है यूवी विजिबल वाली, जिसको हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, यानी कि आई नॉट। ये आप वर्ड याद रखना जो आपके आगे डेरिवेशन में काम आएंगे। तो जो हम यहाँ से लाइट भेज रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। और जो लाइट यहाँ से बाहर, भाई इस सैंपल में गई, सैंपल को चीरते हुए पार करते हुए हमारी लाइट यहाँ बाहर निकल जाएगी, तो इस लाइट को हम बोलते हैं आई से डिनोट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। अब अगर आप एक चीज़ कॉमन सेंस सिंपल सा लगाओगे, तो जो लाइट हमारी यहाँ से गई और यहाँ से निकलेगी, वो लाइट क्या होगी, हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि जो लाइट एंट्री हुई है वो, और जो लाइट हमारी बाहर निकली है वो लाइट हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि सिंपल बोलें तो आई नॉट इज ग्रेटर देन आई, ये हमारा इससे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो बीच में लाइट, जो हमारा ये सैंपल है, ये क्या करेगा, ये कुछ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या पता लगाना होता है, अगर हम इस एब्जॉर्बेंस को पता लगा लें, यानी कि हमारी जो लाइट है वो उसके अंदर कितनी एब्जॉर्ब हुई है, अगर हम इस एब्जॉर्बेंस को पता लगा लें, तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे ड्रग है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, वो हमको यहाँ सैंपल का पता लग जाएगा। नहीं समझे, चलो एक एग्जाम्पल जो मैं आपको अब तक लेता रहा वही सिंपल बताता हूँ। मान लो मेरा बर्थडे और मैंने 50 चॉकलेट का एक बॉक्स लिया, और मैंने इस क्लासरूम के अंदर, मुझे नहीं पता क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, मैंने यहाँ से क्या किया, इस चॉकलेट के बॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा। अब मान लो एक नियम था कि भाई हर बच्चे को एक चॉकलेट देनी पड़ेगी और कंपलसरी, और सिर्फ एक ही दी जाएगी। तो मान लो यहाँ से चॉकलेट का बॉक्स अंदर गया और जब बाहर निकले तो उस बॉक्स में 10 चॉकलेट बाकी की बची हुई रह गई। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि मेरे लगभग क्या है, 40 चॉकलेट खत्म होगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर लगभग अप्रॉक्स 40 स्टूडेंट होंगे, थोड़ा बहुत घपला कर लेते हैं लोग, तो लगभग इसके अंदर क्या होंगे, 40 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे खुद तो अंदर नहीं गया, मैंने केवल इस चॉकलेट के बेस पे पता लगा लिया। सेम फंडा यहाँ लगता है कि जैसे हमारी लाइट इसके अंदर जा रही है, तो लाइट हमारी कितनी एब्जॉर्ब हो गई, उस एब्जॉर्बेंस के बेस पे हम यहाँ पता लगा लेते हैं कि हमारे जो ड्रग पार्टिकल है या जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यही फंडा हमारा लगता है और यही एक्चुअल में हमारा प्रिंसिपल होता है। अब ये प्रिंसिपल हमारा दिया किसने, बियर एंड लैम्बर्ट लॉ ने। तो ये हमारे दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, और उन्हीं के बेस पे हमारा ये पूरा बियर लैम्बर्ट लॉ बनाए। तो ये आपस में क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में चला, मतलब एक तरह से कंबाइंड होकर आपस में बन जाता है। तो वो सब यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे कैसे क्या।
तो पहले हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू बियर लॉ क्या होता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो लेट करो यहाँ पे मैंने कंडीशन वही ले ली, ये हमारा पूरा सैंपल है पूरा का पूरा, और यहाँ से मैंने लाइट पास की, इंसिडेंट लाइट है आई नॉट, और यहाँ से बाहर निकली ट्रांसमिटेड लाइट आई है, और ये इस सैंपल की हमारी क्या लेंथ है। तो बियर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एब्जॉर्बेंस है यानी कि जो लाइट इसमें जाएगी, जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी वो हमारी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे इसके अंदर सॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारी लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो कोई देखने की बात ही नहीं है कि मान लो ये हमारे क्या है, मान लो कोई भी लोग हैं यहाँ पे, मान लो हमारे 18 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे हमारे 8 स्टूडेंट हैं, तो हमारी चॉकलेट ज़्यादा कहाँ पे खत्म होगी भाई, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे खत्म होगी क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो सेम फंडा यहाँ पर है कि एब्जॉर्बेंस हमारी वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सेम है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी हमारी एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो यही हमारे बियर ने बताया, जिसको हम डिनोट करते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, सी फॉर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब लेमार्ट जी ने यहाँ पे क्या बोला, इन्होंने भी वही बात बोली पर थोड़ा सा घुमा के बोला। इन्होंने क्या बोला कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे हमारा ये पूरा एक कंटेनर है, सॉल्यूबल है, तो इन्होंने बोला कि अगर ये हमारी जो लेंथ है ना, ये हमारी जितनी ज़्यादा होगी हमारी एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम मान लो कंटेनर है आपका, ये छोटा सा है, इसमें हमारा 50 ml अगर हमारा कोई सैंपल आता है, वहीं पर अगर मैं बड़ा वाला बीकर ले लूँ और उसमें हमारा मान लो यहाँ पे कितना 100 ml या 1000 ml तक आता है, तो भाई यहाँ पे सॉल्यूशन बढ़ गया, और जब सॉल्यूशन बढ़ गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बढ़ गई, तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ जाएगी। तो बात तो हमारी सेम वही थी। तो बस इनको इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ये लेंथ हमारी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा हमारी एब्जॉर्प्शन होगी। अगर यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्स होगा तो भाई एब्जॉर्बेंस कम होगी, और यहाँ पर अगर इससे भी बड़ा बॉक्स बना देंगे तो एब्जॉर्बेंस हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बस यही था हमारा लेम्बार्ट के अकॉर्डिंग ये। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो हमारी क्या बनती है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CL, C फॉर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और L फॉर हमारा लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हो गए। अब अगर इसको हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा बनेगा A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। तो ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कि ये वही कांस्टेंट आप एक तरह से बोल सकते हो। तो ये हमारी पूरी क्या है, यहाँ पे इक्वेशन हमारी बन जाती है। तो ये था हमारा शॉर्ट में बियर एंड लेम्बार्ट लॉ, और इसी प्रिंसिपल पे हमारी ये क्या करते हैं, पूरा काम करता है कि यहाँ से हमारी जो एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी जितना हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन को पता लगा लेंगे तो हमारी सॉल्यूशन कितना था वो भी हमको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो यही हमारा था बियर एंड लेम्बार्ट लॉ। तो अब समझते हैं हम इसके डेरिवेशन को। देखो शॉर्ट में समझेंगे तो अगर डेरिवेशन निकाला जाए तो यहाँ पे एक पूरा मतलब अकॉर्डिंग टू बियर लेम्बार्ट लॉ को कंबाइन करके एक यहाँ पे पूरा बनाए कि वह ना मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, इसको सिंपल ऐसे समझो, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, यहाँ पे सिंपल है। तो जैसे ये मैं लाइट यहाँ पे पास कर रहा हूँ तो ये इस तरह से जा रही है, हमारी थोड़ी सी स्कैटर हो रही है, तो ये हमारी एक तरह से अभी क्या कहलाएगी, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक कहलाएगी, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, इस पॉलीक्रोमेटिक को मैं एक सीधी बना दूँ, सीधी मतलब जैसे मान लो ये है, तो यहाँ भी हमारी सॉल्यूशन पास हो रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या जो मल्टी थी उसको मैंने एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगता है मोनोक्रोमेट, उसको लगा के एक सिंपल सीधी लेयर बना दी। तो ये हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाती है, और ये इसलिए जरूरी होता है जिससे हमारी जो लाइट है वो इधर उधर बेस्ड ना हो, सारी की सारी लाइट हमारी यहाँ से क्या कर सके, इजीली क्रॉस कर सके। तो आप ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को तो सिंपल समझ गए होंगे। तो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन, जो हमारा एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है उससे करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखा है कि द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट with path length is proportional to the concentration of solution and the intensity of light। तो यहाँ पर दो आप फंडे समझो, एक तरफ हमारा क्या आएगा, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जैसे ही हमारी देखो ये लाइट है हमारी मोनोक्रोमेट मैंने लगा दिया, यहाँ से लाइट हम पास कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी लाइट जाएगी, तो जितनी लाइट यहाँ गई है वो हमारी यहाँ पे एब्जॉर्व हो रही है। तो जब लाइट यहाँ पे एब्जॉर्व हो रही है तो एक तरह से हमारी डिक्रीज भी तो हो रही है, कम हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइट हमारी क्या है, खर्च होती जा रही है। तो सेम लिखा है कि डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट हमने यहाँ से पास किया वो लाइट हमारी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है विद पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये भी तो हमारा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों हमारे क्या लिखा है कि द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद पाथ लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन हमारी ये पूरा जितना ज़्यादा सॉल्यूशन होगा हमारी लाइट उतनी ही ज़्यादा कम होगी। वही अकॉर्डिंग मैंने बताया एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि एब्जॉर्बेंस हमारी उतनी ज़्यादा होगी जितनी हमारी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। और वही है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बस इन्हीं को यहाँ पे मैंने वर्डिंग में लिख लिया, जो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर है डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए मैंने आई वर्ड लिख किया, और क्या है पाथ लेंथ के लिए मैंने एल वर्ड लिख किया। अब ये नेगेटिव का साइन और ये डी क्यों लगाए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये आपने पहले पढ़े होंगे 11th क्लास में, और इसीलिए हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मैथ आपको एडिशन
एडिशनल सब्जेक्ट दिया गया था जिससे आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो सके। तो नेगेटिव का साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये हमारे क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए नेगेटिव का साइन है। और ये हमारे डेफिनेशन है कि ये हमारे कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए आई और एल हमारा किसके लिए, पाथ लेंथ के लिए। तो ये हमारे एक तरफ आ गई। ठीक है, अगर आपको ये समझ ना आए, आपको मैथ का थोड़ा सा वो है तो थोड़ा सा रट्टा लगा लेना, चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सी एट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई। तो यहाँ पे हमारा आई डॉट मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई होता है, इसको पॉइंट मत समझना यहाँ पे। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे। तो बस आप ये चीज़ का आप याद कर लेना, अगर आप याद कर सको। बट शॉर्ट में लिख लेना कि डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, विद पाथ लेंथ भी हमारी कम हो रही है। किसके बेस पे, हमारी जितनी हमारी यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट ज़्यादा होगी, जितना हमारा कंसंट्रेशन होगा वो। तो ये वाला फंडा आप एक यहाँ पे याद कर लेना। अब इसके ये आपका मतलब देखो जो डेरिवेशन होते हैं जो हमारे, उसमें सिंपल सा फंडा, आपको पहली ये स्टेज याद है ना, उसके बाद आप सब बना के खुद ही करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक हमारा कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो माइनस DI/DL इज इक्वल टू के, हमारा क्या आ गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया। बाकी IC हमारा नॉर्मल लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब जैसे एक सेम चीज़ हम एक साइड ले आएंगे, बाकी के अलग ले आएंगे। तो ये हमारा इंटेंसिटी है, ये हमारा इंटेंसिटी, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस DI/EI आ गया और DL को हम ऊपर पहुँचा देंगे तो यहाँ पे आ गया। अब आपको बताया कि ये डिफरेंशिएशन को अगर हमें हटाना हो इन साइन को, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि ये दोनों को एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन आई की, क्योंकि भाई आई है तो आई की करेंगे। और यहाँ क्या है, के सी तो हमारे कांस्टेंट है, मतलब नंबर्स हैं, तो इनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो DL है इसको हम करेंगे। अब यहाँ पर ना जब इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी, तो एक हमको रेंज लेनी होती है कि आप किस नंबर से कैसे करोगे। तो यहाँ पर हम रेंज क्या लेंगे, अगर आप ध्यान दो तो जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो स्टार्टिंग में कितनी थी, हमारी इनिशियल वर्सेस फाइनल करते हैं। स्टार्टिंग में हमारी I0 थी, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दी I=I0, और I0 से लेके फाइनल हमारी आई थी, तो वो मैंने आई कर दी। अब यहाँ पर अगर हम सेम यहाँ लेंथ की बात करें तो स्टार्टिंग में लेंथ हमारी कितनी थी, 0, भाई यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ हमारी कितनी 0। अब फाइनल हमारी यहाँ पे अमाउंट तो मुझे पता नहीं है, तो जो L था वही मैंने यहाँ पे क्या है, L यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह हमारी ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं वो कर दिया। अब जब हम इसको हटाते हैं तो क्या करते हैं कि एक बार हम यहाँ पे एक को लिखेंगे और सॉरी एक बार हम ऊपर वाले को लिखेंगे, फाइनल एक बार नॉट वाले लिखेंगे और फाइनल वर्सेस माइनस कर देते हैं। इतना मैं सिखाने का यहाँ पे वो नहीं है, तो आप सिंपल चाहो तो इसको रट्टा लगा सकते हो। तो इस तरह हम करेंगे तो ये हमारे जब सॉल्व आउट होगा तो हमारा ये नेचुरल लॉग में आएगा। तो नेचुरल लॉग को हम ln लिखते हैं, तो ln के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर ये हमारा I0 आई आ गया, नीचे हमारा I0 आ गया। तो इस तरह ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। यहाँ भी सेम KC आ गया, फिर देखो L-0 L ही आ जाएगा। तो ये हमारी इस तरह बन गई। अब यहाँ पर क्या होता है, लॉग में फंडा होता है कि अगर हमको नेगेटिव का साइन हटाना हो तो हमको इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे ही हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये ln हमारा, अब ये I0 ऊपर आ जाएगा, I नीचे आ जाएगा, और ये KCL का हमारा सीधा KCL है। तो इस तरह हमारा बन गया नेचुरल लॉग I0/I = KCL, सिंपल हमारा बन गया। अब ये जो हमारा नेचुरल लॉग है और इसको हमें इस वाले लॉग में कन्वर्ट करना है। तो इस लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमारा इस तरह का फॉर्मूला होता है, नेचुरल लॉग x = log e, ये हमारा बेस लग जाता है। तो ये सब चीज़ें आप सीखो ना, बस आप यहाँ पर इसको याद ही कर लेना, वही ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2.303 ये हमारा एक कॉन्स्टेंट वाला होता है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा जो फंडा है ये हमारा log 10, ये बेस हमने लिया है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा I0/I1 के। और इस पूरे को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, जो एप्सिलॉन हमारा था उसमें न्यू कांस्टेंट। आपको पता है कांस्टेंट में हमारी कोई भी कितनी भी वैल्यू आ जाती है, तो बस हम क्या करेंगे, इस पूरे को कांस्टेंट में ले लेंगे E नया, और ये CL का हमारा इस तरह का आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि log ये हमारा, चाहे आप इस बेस को लिखो, कई जगह आपको लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिकली हमको लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि देखो यहाँ से हमारी जितनी लाइट गई और यहाँ से जो हमारी टोटल लाइट निकली, एक तरह से देखा जाए तो टोटल हमारी 100% है, एक तरह से ले सकते हैं। अब जितनी यहाँ से भेजेंगे उतनी, बट फंडा ज़्यादा मत समझो, कन्फ्यूज होता होगे। सिंपल आप समझो कि इसने नेचुरल लॉग को हटा के हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बेस 10 वाला हमने यहाँ पे लॉग ले लिया। तो लॉग बेस 10 I0/I, और यहाँ पे ECL आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसकी जगह लिया, ये पूरे को हमने कन्वर्ट कर दिया लॉग में। कन्फ्यूज मत होना कैसे क्या होगा, ये आप सिंपल समझ गए। अब थोड़ा सा हम इस इक्वेशन 1 को थोड़ा साइड रख के और एक नई चीज़ यहाँ पे समझते हैं। तो सिंपल समझो कि यही हमारी सेम कंडीशन है, ये हमारा एब्जॉर्बिंग जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है। यहाँ से हमने लाइट पास की, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, और यहाँ से हमारी लाइट बाहर निकली, ये हमारी क्या ट्रांसमिटेंट लाइट है। अब आपको सिंपल अगर देखा जाए कि मान लो यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बिल्कुल क्लियर है, तो अगर हम वहाँ से लाइट पास करेंगे तो एब्जॉर्बेंस हमारी क्या होगी, 0 होगी, भाई क्लियर है एकदम। और अगर यहाँ पे एब्जॉर्बेंस क्लियर है और ट्रांसमिटेंट हमारी क्या होगी,
पूरी की पूरी 100% हो गई। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखा जाए, मान लो कोई भी एब्जॉर्बिंग मीडियम है जो हम अब तक बेसिकली यूज़ कर रहे थे, तो अगर भाई कॉमन सेंस लगाना, बहुत ही सिंपल है ये चीज़ कि मान लो यहाँ से मैंने लाइट को यहाँ से पास किया, इंसिडेंट लाइट थी, और यहाँ से हमारी जो फाइनल लाइट निकलेगी तो वो हमारी कुछ कम हो जाएगी। कम क्यों हो गई? क्योंकि उस लाइट को हमारे इस एब्जॉर्बिंग मीडियम ने क्या किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको देखूँ तो एब्जॉर्बेंस हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि इस लाइट ने, जो हमारा सैंपल था, इसने कुछ ना कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब किया ही किया है। अब यहाँ पर अगर आप और ध्यान दो तो यहाँ से हमारी लाइट निकली और यहाँ से मतलब एंट्री की, यहाँ से हमारी निकली, तो जो बाहर निकलती है उसको हम ट्रांसमिटेंट बोलते हैं, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो जो ट्रांसमिटेंट है, क्या वो 100% है, यानी कि क्या पूरी लाइट बाहर निकल गई? बिल्कुल नहीं निकली। यहाँ पे क्या है, हमारी लेस देन 100% होगी, तो ये हमारी ट्रांसमिटेंस है। तो अब अगर यहाँ पे हम ट्रांसमिटेंस को लिखें तो ट्रांसमिटेंस को हम लिख सकते हैं I/I0, यानी कि जो हमारी फाइनल है उसको हम इनिशियल से यहाँ पे लिख देंगे। तो इनिशियल हमारी I0 थी, फाइनल हमारी I थी। अब ये फॉर्मूला होता है, कैसे क्या होता है वो आप यहाँ पे याद कर लो। तो T=I/I0, ये हमारा इस तरह का होता है ट्रांसमिटेंट। अब ट्रांसमिटेंट का मतलब हुई अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो बची हुई लाइट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस लाइट यहाँ पे बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एब्जॉर्बेंस log 10 1/T। ये हमारा बेस है, और ये ऐसा क्यों है, तो इसको समझाने के लिए एक रफ कंडीशन आप समझ सकते हो कि A=1/T आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि A इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि यहाँ पर हमारा एब्जॉर्बेंस क्या है, रेसिप्रोकल में आ रहा है टी के। अब कॉमन सेंस आप लगाओ यहाँ पे कि एब्जॉर्बेंस हमारी ये है, ठीक है। अब अगर ये लाइट है, ये एब्जॉर्ब कर रही है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो बची कुची लाइट होती है वही तो हमारी यहाँ पे बाहर हो रही है, ट्रांसमिटेंस। तो अगर यहाँ पे हमारी एब्जॉर्बेंस बढ़ जाती है तो हमारी जो ट्रांसमिटेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई सिंपल सा फंडा है, जितनी लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद बची हुई लाइट जो हमारी बाहर निकलती है उसी को हम ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। यहाँ भी लिखा है अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो अगर हमारी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किसी वजह से बढ़ जाती है तो जो हमारी ट्रांसमिटेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पर कंडीशन है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस, कि अगर हमारी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो ट्रांसमिटेंस घट जाएगी, और अगर ट्रांसमिटेंस यानी कि लाइट ज़्यादा बाहर निकल रही तो ऑब्वियसली बात है कि एब्जॉर्ब हमारी वो कम हो रही होगी। तो सेम फंडे को यहाँ थोड़ा सा लॉग की फॉर्म में लिखा है कि A=log 10 1/T, और log 10 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो 1 होती है, यानी कि इनका मतलब है कि जो ओवरऑल वैल्यू वो हमारी 1 आएगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 100% से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे कमी टोटल ओवरऑल मिला के हमारी 1 आएगी। तो इसलिए ये कंडीशन है, आप इसको याद कर लें। तो A=log 10 1/T। अब T की वैल्यू हमको पता है क्या थी यहाँ पर, I/I0। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो A=log 10 और 1 में अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आती है, A=log 10 I0/I। तो अब अगर इस इक्वेशन हमारी ये 3 बन गई, ठीक है, ये मैंने 2 बोल दी। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से मैच करोगे तो यहाँ पर क्या है, log 10 I0/I, और यहाँ पर क्या है, log 10 I0/I। तो क्या हम इसकी जगह ये A पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह यहाँ पे क्या करेंगे, A को पुट कर देंगे। तो A हमारा क्या आ जाएगा, εcl आ जाएगा। तो A अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 और 2 कंटिन्यू के देखा, या हम 3 वाली इक्वेशन को हम 1 में पुट कर सकते हैं। तो log 10 I0I की जगह पे हम यहाँ पर A लिख सकते हैं, और बाकी हमारा ये ECL आ गया, तो ये हमारा ECL आ जाएगा। तो AECL हमारा आ गया। अब यहाँ पर A फॉर हमारी एब्जॉर्प्शन है, E फॉर हमारी मोलर एब्जॉर्बिटी, या इसको मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, या इसको मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। C फॉर हमारा कंसंट्रेशन है, और L फॉर हमारी पाथ लेंथ है। तो ये हमारी फाइनल जो इक्वेशन थी बियर कंफर्ट लॉ की, वो हमारी यहाँ पर बन के आ चुकी है। आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स है आप एक बार दो है पीछे करके देख सकते हो, मैं दोबारा यहाँ टाइम नहीं बढ़ाऊंगा। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप एक बार रिवाइज करके उसको फिर से देख लेना, आपका सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये था सिंपल था हमारा इसका डेरिवेशन। अब अगर हम इसके डेविएशन के बारे में यहाँ पे सिंपल बात करें तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, शॉर्ट में समझो कि अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा क्या था कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारा कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगा हमारी एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो एब्जॉर्प्शन हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रही है, एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह का। आप ये ग्राफ तो सिंपल जानते होंगे कि अगर हमें किसी के बीच में इस तरह ग्राफ बनाना है तो भाई सिंपल है, अगर दोनों चीज़ें हमारी बराबर बराबर बढ़ रही हैं तो इस तरह का हमारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बढ़ती है। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लीनियर लाइन बोलते हैं सिंपल, और ये हमारा नॉर्मल डेविएशन कहलाता है। अब यहाँ पर डेविएशन का मतलब क्या है कि अगर ये जो हमारा डेविएशन है वो हमारा किसी तरह से बिगड़ जाए, क्योंकि भाई अब तक जो हमारा लॉ था, लॉ क्या था कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर ये इसको फॉलो ना करें, यानी कि मान लो कि अगर हमारा कई जगह पे कि एब्जॉर्प्शन तो बढ़ रही है लेकिन हमारी कंसंट्रेशन तो हमारी बढ़ रही है यहाँ नेगेटिव डेविएशन में, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। लेकिन अब यहाँ पे ले लो कि एब्जॉर्प्शन तो हमारी यहाँ पर बढ़ रही है लेकिन कंसंट्रेशन हमारी नहीं बढ़ रही है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी,
पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगी। यानी कि सिंपल यहाँ पे फंडा आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर एक तरफ हमारी कंसंट्रेशन किसी भी मतलब ये इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा ये सिस्टम पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, तो यही हमारी यहाँ पे क्या कहलाती है, डेविएशन कहलाती है। अब अगर ये डेविएशन में इस तरह नीचे की तरफ ये ग्राफ जाता है तो ये हमारी नेगेटिव डेविएशन कहलाती है, और ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन कहलाती है। तो यही पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या है, तो आप ये वाला ग्राफ बनाओ, ये नेगेटिव डेविएशन ये पॉजिटिव डेविएशन बता दो। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ गई है। नेगेटिव में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो इस पर आप पूरा इन पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये हमारी 3 टाइप्स की होती है डेविएशन। पहली होती है रियल डेविएशन या ट्रू डेविएशन, सेकंड होती है केमिकल डेविएशन, और थर्ड होती है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन या इसको हम स्पेक्ट्रल डेविएशन बोलते हैं। बाकी यहाँ पर अगर पहला हम देखें रियल डेविएशन के बारे में, तो देखो रियल डेविएशन नाम से समझ आ रहा है कि इसमें कुछ मतलब एक तरह से रियल सा हो रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें हायर कंसंट्रेशन की वजह से एक तरह से क्या होता है, हमारी डेविएशन आ जाती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। अब इसमें होता क्या कि मान लो जैसे हमारा ये सॉल्यूशन है, ये वाला है, तो मान लो ये इसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हमारे ज़्यादा यहाँ पर आ गए, ये हमारी लाइट पास हुई यहाँ से निकली, तो मॉलिक्यूल्स हमारे इसके अंदर ज़्यादा हो गए, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो अब क्या होगा कि मान लो ये हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर लाइट पास होगी तो लाइट क्या होगी, कई बार आपस में कोलाइड कर जाएगी, यानी कि एक दूसरे में यहीं के यहीं घूमती रहेगी, और इस चक्कर में क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये एक तरह से फैक्टर है कि हमारा डेविएशन कर देगा, यानी कि जो इक्वल लाइन सीधी चल रही वो नहीं चल पाएगी, कुछ क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी इधर उधर। सेकंड यहाँ पे क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कई बार आपने देखा होगा कि कोई मटेरियल अगर हमारा ज़्यादा डेंस होता है, कोई ज़्यादा हल्का होता है, कोई ज़्यादा विस्कस होता है, तो उन केस में हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा बदल जाती है, और वो भी एक तरह से हमारे क्या करेगा, डेविएट कर देगा, यानी कि जो लाइन ये हमारी स्ट्रेट जा रही थी वो स्ट्रेट ना जाके ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है। तो एक रीजन हमारा रियल डेविएशन आप समझ गए होंगे। सेकंड हमारा आता है केमिकल डेविएशन। तो इसमें क्या होता है कि कई बार जैसे हमारा ये सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो इसके अंदर कोई प्रोसेस हो जाती है, जैसे एसोसिएशन, डिसोसिएशन, पीएच चेंज हो गया या कुछ भी हो जाता है, तो उस वजह से हमारी जो ये एब्जॉर्बेंस है पूरी वो हमारी चेंज हो जाती है, एब्जॉर्बिविटी चेंज हो जाती है। एग्जांपल जैसे फिनॉल है, तो इसमें 270 नैनोमीटर होती है इसकी वेवलेंथ, यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। वहीं पर मान लो किसी वजह से ये ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे लॉन पेयर बढ़ गया, तो एक तरह से हमारा ऑक्साक्रोम बढ़ गया यहाँ पे, तो इसकी क्या होगी, एब्जॉर्बेंस हमारी बढ़ जाती है, 287 नैनोमीटर हो गए। तो ये भी हमारा क्या करेगा, इस डेविएशन को थोड़ा सा चेंज कर देगा। थर्ड हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। तो इसमें क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन की वजह से होती है। जैसे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जैसे हमारी ये लाइट यहाँ पे पास हो रही है, तो अगर ये इस तरह की लाइट पास हो रही है, थोड़ी सी पॉलीक्रोमेटिक पास हो रही है, तो ये क्या करेगी, कुछ लाइट हमारी बाहर चली जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगी, इधर बेस्ट कुछ अलग हो जाएगा, कुछ रेडिएट हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारी जो एब्जॉर्बेंस है वो यहाँ पे घट जाएगी, और एब्जॉर्बेंस घट जाएगी तो नेगेटिव डेविएशन हमको देखने को मिलेगा। तो इसको बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, मोनोक्रोमेट, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक हम ऐसी डिवाइस यूज़ करेंगे तो वो लाइट को सिंपल स्ट्रेट लाइन में कर देगा, और हमारी ये इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन हमारी ठीक हो जाएगी। तो इसको ही कई बार जो है स्पेक्ट्रल डेविएशन नाम से भी जानते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, तो आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको ये तीनों डेविएशन समझ आ गए होंगे। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वाला मेन है जो आप यहाँ पे समझ लेना। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।